इस दुनिया में आए पूरे 3 महीने हो चुके थे। मैं जब भी अपने इस नए जन्म के बाप को पैसे गिनते, अपनी माँ को जमकर शॉपिंग करते और पूरे घर को सोने की ईंटों से भरा देखा तो मेरे चेहरे पर जरा सी भी हंसी नहीं आती थी। भाई मुझसे तो हंसा ही नहीं जा रहा था। अभी नया नया दौर शुरू हुआ था और अगर मैं इतिहास के हिसाब से सोचूं तो हमारा यह अमीर परिवार सरकार की नजरों में नंबर 1 दुश्मन बनने वाला था। कुछ ही सालों में हमें यहाँ से लात मारकर सीधे बड्ढे रेगिस्तान में धूल छानने के लिए भेज दिया जाता। मैंने इस सच्चाई को छुपाया नहीं और सीधे अपने माँ बाप के सामने पूरी बात साफ साफ रख दी। आज से कुछ सालों बाद हमारे इस अमीर होने का ठप्पा ही हमारे लिए सबसे बड़ा पाप बन जाएगा। आज हम बहुत बद्दे रईस बने घूम रहे हैं, पर कुछ साल बाद लोग हमें सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। ये जो पूरा घर कीमती लकड़ी और एंटीक चीजों से भरा हुआ है ना, और ये जो हजारों गज की कोठी है, ये हमारी जायदाद नहीं है, ये हमारे गले में लटकता हुआ मौत का फंदा है। मेरी माँ गु वानली ने जैसे ही ये सुना, उनका सुंदर चेहरा एकदम सफेद पड्डे गया। उनके हाथ का रेशमी रुमाल उनके हाथों में बुरी तरह से मुद्द चुका था। वो कांपती हुई आवाज में बोली, चुन चुन बेटा ऐसा तो मत बोल। अभी कल ही तो मिलिट्री वाले अफसर ने तेरे पापा की तारीफ की थी क्योंकि उन्होंने सेना के लिए गरम कपड़े दान किए थे। पड्डे होश वाले शर्मा जी ने भी तो दान दिया था, फिर आज सीधे हमारे घर पर ही क्यों आएगी? मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा, मेरी प्यारी माँ, आज जो तारीफ कर रहे हैं वो कल भी करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। जब ये जमीनें किसानों में बंटने लगेंगी और फैक्ट्रियों पर सरकार का कब्जा होगा, तब तुम्हें क्या लगता है कि 2-4 कपड़े दान करके हम बच जाएंगे? उस वक्त हम कसाई के आगे बकरे की तरह होंगे, जिसका जब मन करेगा वो हमारी बोटी काट कर ले जाएगा। मैं थोड़ा रुका और सीधे अपने बाप की तरफ देखकर बोला, हमारे पड्डीढोसी जो देश छोड़कर भागने की सोच रहे हैं, वो रास्ता तो सही है पर वो बहुत जल्दी में है। ऐसे में सारी जायदाद कौडियों के दाम बेचनी पड़ेगी। ऊपर से अनजान जगह पर अगर किसी ने लात मार दी तो हम क्या करेंगे? हम अपनी जान की बाजी ऐसे नहीं लगा सकते। तो फिर तेरा क्या प्लान है? मेरे पिता लू येहान ने अपनी सिगार को बुझाया और मुझे ऐसे देखा जैसे वो किसी बच्चे को नहीं बल्कि अपने सामने खड्डी ढे किसी बहुत बद्दे खिलाड़ी को देख रहे हो। मैंने भी उनकी आंखों में आंखें डाली और पूरे दम से 3 शब्द कहे, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट चलेंगे। पिताजी के माथे पर गहरी लकीरें उभर आईं। वहाँ का माहौल तो अभी यहाँ से भी ज्यादा खराब है। हर तरह के गुंडे मवाली वहाँ घूम रहे हैं। मैंने तुरंत उनकी बात काटी और कहा, माहौल खराब है तभी तो मजा आएगा। वहाँ जमीन बहुत है और लोग बहुत कम। हम किसी छोटे से कोने में जाकर छुप जाएंगे, 2-4 झोपड़ियां खरीदेंगे और अपनी पहचान बदल लेंगे। रईसों का चोला उतारकर सीधे साधे किसान बन जाएंगे। जब तक हमारे पास हमारा राशन कार्ड और हमारी फैमिली साथ है, हम जिंदा बच जाएंगे। सच बताऊं तो मेरा दिल भी अंदर से जोर जोर से ढक रहा था। ये जो तरीका मैंने बताया वो मेरी पिछली दुनिया की किताबों में सबसे परफेक्ट जवाब था, पर इस जमाने के हिसाब से अपनी करोड़ों की दौलत को लात मारना किसी पागलपन से कम नहीं था। काफी देर सोचने के बाद पिताजी अचानक जोर जोर से हंसने लगे। उस बूढ़े तांत्रिक ने बिल्कुल सही कहा था, मेरा ये बेटा तो साला छोटा चाणक्य निकला। उन्होंने माँ की तरफ देखा और रौबदार आवाज में बोले, वानली अब बस जैसा चुन कह रहा है वैसा ही होगा। पिताजी तुरंत अपनी टेबल के पास गए। उन्होंने दराज को जोर से खींचा और एक चमचमाती हुई ब्राउन एक पिस्तौल कटाक से टेबल पर पटक दी। माँ डर के मारे जोर से कांप उठी। पिताजी भारी आवाज में बोले, सच तो ये है कि मेरा बिजनेस भी अब ठप होने लगा था। रोज टैक्स वाले आ रहे हैं, लेबर यूनियन वाले रोज तमाशा कर रहे हैं। मुझे भी पता था कि हवा का रुख बदल रहा है, पर मैं बस इस रईसी के मुंह में फंसा हुआ था। लेकिन अब जब मेरे बेटे ने इस झूठ के पर्दे को फाड़ ही दिया है, तो चलो अब एक बड्डा दांव खेलते हैं। जान बची तो लाखों पाए। अगर अपनी फैमिली सलामत है तो खेत में हल चलाकर भी ये तुम्हारा बाप एक नया साम्राज्य खड़ा कर देगा। उन्होंने तुरंत अपनी नजरें मुझ पर टिकाई, जैसे मेरा टेस्ट ले रहे हो। चलो ये तो ठीक है, पर इस पूरे घर के सामान का क्या करेंगे? अगर हम इसे बाजार में बेचने निकले तो तुरंत पुलिस की नजर हम पर पीडीडीएच जाएगी। मुझे समझ आ गया कि पिताजी यहाँ मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। मेरी पिछली दुनिया के कंप्यूटर वाले दिमाग ने तुरंत काम करना शुरू किया और सबसे बेस्ट रास्ता ढूंढ निकाला। मैंने अपनी 3 उंगलियां ऊपर की। पहला काम, दिखावा कुछ और, असली काम कुछ और। हम सब में ये बात फैला देंगे कि माँ की तबीयत खराब है और वो इलाज के लिए शहर से बाहर जा रही है। दूसरा काम, जो सामान हम साथ नहीं ले जा सकते उसे अपने लालची दुश्मनों को सस्ते दाम में थमा देंगे ताकि वो आपस में ही लड़ेते रहें और हम सारा कैश समेटकर रफू चक्कर हो जाएं। तीसरा काम, सारे कैश को सोने की ईंटों और पेनिसिलिन में बदल लेंगे, क्योंकि बुरे वक्त में दवा की कीमत सोने से भी ज्यादा होती है। पिताजी मेरी बात सुनकर लगातार सिर हिला रहे थे। उनकी आंखों में मेरे लिए इज्जत साफ दिख रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनका ये सीधा साधा बेटा आज भगवान का रूप बनकर उनके सामने खड़ा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसा ही होगा। पिताजी ने जोर से टेबल पर हाथ मारा जिससे चाय का कप हिल गया। वानली चुपचाप मत खड्डी रहो, तुरंत लॉकर की चाबी लाओ।
आज रात ही सारा हिसाब किताब साफ करना है। जो साथ जा सकता है उसे समेटो, जो नहीं जा सकता। माँ ने अपने दांत भींचे। करोड़ों की चीजें छोड़ने का दुख तो था, पर अब वो भी पक्की हो चुकी थी। जो सामान हम साथ नहीं ले जा सकते उसे मैं खुद अपने हाथों से तोड़ दूंगी, पर उन नमक हरामों के हाथ एक चवन्नी भी नहीं लगने दूंगी। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली, पर मेरी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। चलो, कम से कम पहली स्टेज तो पार हुई। अगर माँ बाप साथ दे रहे हैं तो इस मुश्किल दौर से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो बन ही जाएगा। प्लान फाइनल होते ही दोनों अपने अपने काम में लग गए। पिताजी बाहर के गुर्गों से मिलकर अपनी जमीनों को ठिकाने लगाने लगे और माँ घर के अंदर रखे अनाज, सोने चांदी को समेटने लगी। मैं अपने कमरे में आया, पर मेरा दिमाग शांत नहीं था। घर में सामान इतना ज्यादा था कि आधा बेचने के बाद भी जो बचेगा उसे चुपचाप गांव कैसे ले जाएंगे। काश मेरे पास कोई जादुई सीक्रेट स्पेस सुइशन कोंगजेन होता। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मेरा हाथ खुद ब खुद मेरे गले में लटके सफेद कीमती पत्थर यंग जियू पे पर चला गया। ये वो लॉकेट था जो मेरी पिछली जिंदगी में भी मेरे साथ था। अगर कहानियों के हिसाब से सोचूं तो पक्का यही मेरा जादुई खजाना होना चाहिए। चलो एक बार रिस्क लेकर देखते हैं। तुक्का लग गया तो किस्मत बदल जाएगी। मैंने तुरंत सुई धागे के डिब्बे से एक सुई निकाली और अपनी उंगली पर जोर से चुभा दी। खून की एक बूंद जैसे ही उस पत्थर पर गिरी, वो तुरंत गायब हो गई। वहां एक दाग तक नहीं बचा। कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि एक करंट सा मेरी उंगली से सीधे मेरे दिमाग में दौड़ा। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया। आंखों के सामने सब घूमने लगा और अगले ही पल मैं एक बहुत ही जाने पहचाने आलीशान बगीचे में खद्दा था। वहां छोटे पौधा, तालाब और खूबसूरत महल बने थे। ये तो बिल्कुल मेरे अपने घर का एक छोटा सा रूप था। वहां की हवा में इतनी गजब की ताकत थी कि मुझे एकदम फ्रेश फील होने लगा। मेरी आंखें भर आईं। अब इस जादुई दुनिया की मदद से मैं न सिर्फ अपने परिवार को बचा सकता हूँ, बल्कि इस कमी वाले दौर में उनके लिए एक बेहद सुरक्षित स्वर्ग भी बना सकता हूँ। मैंने चारों तरफ देखा। ये बिल्कुल मेरे घर जैसा था, पर वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था। मुझे तुरंत समझ आ गया, वहाँ न तो हवा चल रही थी, न कीड़े मकोड़ों की आवाज थी। वहाँ टाइम बिल्कुल रुका हुआ था। मैंने एक पेड्डे की पत्ती तोड़ दी। वो तोड़ने के बाद भी बिल्कुल हरी और ताजी थी। मतलब चीजें वहाँ जिंदा थी, पर कुदरत का चक्र बिल्कुल थमा हुआ था। मेरा साइंटिफिक दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया। ये एक ऐसी सीक्रेट जगह थी जहाँ टाइम रुकने का मतलब था। चीजें कभी खराब नहीं होंगी। ये तो साला एक बहुत बड़ा, कभी ना खत्म होने वाला सुपर फ्रिज था। मैंने बिना देर किए बगीचे के बीच बने एक लोहे के दरवाजे को धक्का दिया। वो भारी दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया और अंदर से एक हल्की सी रोशनी आई। देखकर मेरे होश उड़ गए। वो कोई गोदाम नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा हाईटेक डिलीवरी सेंटर जैसा था। वहाँ 3-4 मंजिल ऊंचे लोहे के रैक लगे थे, जिनकी लंबाई का कोई अंत नहीं था। हमारे घर का सामान तो दूर, अगर मैं पूरे शहर का माल भी यहाँ लाकर भर दूं तो इसका एक कोना भी नहीं भरेगा। चीजें कभी खराब नहीं होंगी और सामान रखने की कोई लिमिट नहीं। मैंने अपनी खुशी को काबू में किया। अब मुझे इसका एक टेस्ट लेना था। अगर ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा मैं सोच रहा हूँ, तो आने वाले राशन के दौर में ये स्पेस हमारे परिवार का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होगा। मैंने अपने दिमाग में सोचा और मैं तुरंत अपनी असली दुनिया के कमरे में वापस आ गया। मेरी नजर टेबल पर रखे चाय के कप पर पड़े ढी। मैंने उसे हाथ में लिया और मन में कहा, अंदर जाओ। पलक झपकते ही वो कप मेरे हाथ से गायब हो गया। मैंने फिर से कहा, बाहर आओ। वो कप वापस बिल्कुल वैसे ही टेबल पर आ गया, यहाँ तक कि उसके अंदर की चाय की बूंद भी नहीं हिली थी। भाई साहब, काम बन गया। मैं अपनी खुशी रोक नहीं पाया और तुरंत भागकर पिताजी के कमरे की तरफ लपका। पिताजी के स्टडी रूम का माहौल इतना भारी था कि दम घुट जाए। मेरे पिताजी हाथ में ब्रश लिए कागजों पर अपनी जायदाद के नामों को काट रहे थे। वो जिस भी नाम पर लाइन मारते, उनका चेहरा दर्द से कटवा हो जाता, जैसे वो अपनी जायदाद नहीं बल्कि अपना कलेजा काट रहे हों। ये सोने चांदी के बक्से बहुत भारी हैं, इन्हें साथ नहीं ले जा सकते। ये पुरानी कीमती क्रॉकरी भी रास्ते में टूट जाएगी, इसे भी छोड़ दाना पड़ेगा। और तुम्हारी माँ का वो पियानो। माँ पास में बैठी चुपचाप आंसू बहा रही थी और अपने हाथ में मोतियों के हार को कसकर पकड़े हुए थी। अब क्या होगा? अगर मैं ये मोतियों का हार पहनकर रास्ते में जाऊंगी तो डाकू हमें वैसे ही मार देंगे। खटैक! मैंने दरवाजा खोला और तुरंत अंदर से कुंडी छड़ा दी। पिताजी ने अपनी लाल आंखों से मेरी तरफ देखा और एक झूठी मुस्कान के साथ बोले, चुन चुन, तू अभी तक सोया नहीं बेटा। मैं बस हिसाब लगा रहा हूँ कि सारा भारी सामान छोड़कर अगर हम हल्के में निकले तो हमें बदले में कम से कम 20 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। अब कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। मैंने आगे बढ़कर पिताजी के कांपते हुए हाथ को पकड़ लिया। अगर मैं आपसे कहूं कि हमें एक भी तिनका छोड़ देने की जरूरत नहीं है, तो क्या आप मेरी बात पर भरोसा करेंगे? पिताजी चौंक गए और मुस्कुराकर बोले, पगले बच्चे, हम जान बचाकर भाग रहे हैं। ये हजारों किलो के भारी फर्नीचर क्या तेरा बाप अपनी पीठ पर लाद कर भागेगा? मैंने कहा, आपको कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने टेबल पर रखी उनकी सबसे कीमती स्याही की दावत इंक स्टोन पर हाथ रखा। माँ बाप के देखते ही देखते वो भारी भरकम पत्थर हवा में गायब हो गया। टेबल पर बस एक हल्का सा निशान रह गया था। कद्दाक! माँ के हाथ से चाय का कप छूटकर गिर गया। गरम चाय उनके कब्जों पर गिर गई, पर उन्हें कोई होश नहीं था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये कैसा जादू है? पिताजी के तो जैसे तोते उड़ गए
वो कुर्सी से ऐसे उछले जैसे करंट लगा हो और पीछे हटते हुए सीधे अलमारी से जा टकराए। सालों तक बिजनेस की दुनिया पर राज करने वाले मेरे रईस सेठ जी की जुबान अब हकलाने लगी थी। ये क्या है? मैंने बहुत ही शांत होकर समझाया। ये वही चमत्कार है जो सालों पहले उस तांत्रिक ने हमारे परिवार के लिए छोड़ा था। मेरे पास एक ऐसा सीक्रेट स्पेस है जिसमें मैं दुनिया की कोई भी चीज गायब करके रख सकता हूँ। ये कमरा तो क्या, मैं इस पूरी कोठी को इसके अंदर बंद करके ले जा सकता हूँ। अपनी बात को सच साबित करने के लिए मैंने हाथ घुमाया और वो भारी पत्थर वापस बिल्कुल सही जगह पर आ गया। धद्दाम! माँ के पैर कांप गए और वो सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर हवा में प्रणाम करना शुरू कर दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी भलाई का फल हमें मिल गया। मेरे मोतियों के हार की जान बच गई। पिताजी आखिरकार दुनिया देख चुके इंसान थे। उनके पैर भले ही कांप रहे थे पर उनका दिमाग सुपर फास्ट स्पीड से चलने लगा। उन्होंने तुरंत मेरे कंधे पकड़ थे और उनकी आंखों में एक गजब की चमक आ गई। चुन चुन, इसका मतलब तू कितनी भी बड़ी चीज इसके अंदर रख सकता है। मैंने सिर हिलाया। हमारी पूरी फैमिली कई पीढ़ियों तक जितना खाएगी उतना सामान इसमें आराम से आ जाएगा। पिताजी ने एक लंबी सांस ली। अपनी करोड़ों की जायदाद खोने का जो गम उनके चेहरे पर था वो पल भर में गायब हो गया और उनकी कॉलर फिर से ऊंची हो गई। वो अपनी छाती चौधी करके बोले, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। उन्होंने पूरे कमरे की कीमती चीजों को देखा जो पहले उन्हें मुसीबत लग रही थी पर अब वो उनके लिए आने वाले कल का सबसे बड़ा खजाना थी। मैंने उन्हें पास बिठाया और सीरियस होकर कहा, पिताजी अब हमारा प्लान बदलेगा। सामान बेचने का नाटक हम चालू रखेंगे ताकि बाहर के लोगों को शक न हो, पर हम सिर्फ जमीनों के कागज और बिजनेस की चाबियां बेचेंगे। बाकी घर का जितना भी राशन है, कपड़े हैं, दवाइयां हैं, हम इस पूरे घर को अंदर से पूरी तरह खाली कर देंगे। सिर्फ ये घर ही नहीं, रास्ते में जितने भी बाजार, राशन की दुकानें और मेडिकल स्टोर मिलेंगे, हमारे पास जितना कैश है हम सब कुछ खरीद कर इस स्पेस में भर लेंगे। हम सिर्फ गांव में छुपने नहीं जा रहे, हम वहां अपना राज चलाने जा रहे हैं। पिताजी का खून जोश से उबलने लगा पर वो पुराने घाव खिलाती थे। उनका दिमाग तुरंत काम करने लगा। उन्होंने धीरे से खिड़की के बाहर देखा और फुसफुसाए, चुन चुन, तेरी बात तो बिल्कुल सही है पर इस कोठी में दर्जनों नौकर चाकर घूम रहे हैं जिनकी नजरें हम पर हैं। अगर हमने अभी ये भारी भरकम सामान गायब कर दिया तो आधे घंटे में पूरे शहर में हल्ला मच जाएगा कि हमारे घर में भूत आ गया है और तुरंत मिलिट्री वाले यहाँ पहुंच जाएंगे। मैंने सिर हिलाया। मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी। मैं अपनी पुरानी मॉडर्न दुनिया के हिसाब से सोच रहा था जहाँ घर में पूरी प्राइवेसी होती है, पर इस दौर में इतनी बड़ी कोठी में प्राइवेसी सबसे बड़ी रईसी थी। पिताजी की आंखों में एक शातिर चमक आई। वो उठे और किताबों की अलमारी के पास गए। उन्होंने एक गुप्त बटन को दबाया और किकी की आवाज के साथ वो पूरी अलमारी दीवार से पीछे हट गई। वहाँ एक गुप्त रास्ता खुल गया था। मेरे पीछे आ। पिताजी हाथ में लालटेन लेकर उस अंधेरी सुरंग में उतर गए। माँ बाहर स्टडी रूम में बैठकर कपड़े सिलने का नाटक करने लगी ताकि कोई अंदर ना आ सके। वो रास्ता नीचे की तरफ जाता था और आखिर में एक बड्ढे से तहखाने में खुला। पिताजी ने जैसे ही पत्थर का भारी दरवाजा खोला और लालटेन की रोशनी अंदर गई, मेरी सांसें रुक गईं। वहाँ कोई धूल मिट्टी नहीं थी बल्कि बड्ढे बड्ढे चंदन के बक्से कतार से लगे हुए थे जिन पर पर्चियां चिपकी थीं। सोना, 50 ईंटें, चांदी के सिक्के, 2000, पेनिसिलिन दवा, एक बक्सा और सबसे कोने में एक काले रंग का बक्सा रखा था जिस पर इंग्लिश में कुछ लिखा था। पिताजी ने उस बक्से को देखा और बहुत ही दबी हुई आवाज में बोले, ये मैंने सालों पहले विदेश से मंगाया था ताकि अपनी अगली पीढ़ी को दे सकूं। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उस बक्से का लॉक खुद ब खुद खुल गया और अंदर से लोहे की एक ठंडी महक आई। पिताजी ने ढक्कन उठाया और लालटेन की रोशनी अंदर डाली। वहां एक से बढ़कर एक अड्ढाक बंदूकें, राइफल्स और चमचमाती हुई गोलियों के डिब्बे भरे पड्डे थे। ये पुराने जमाने की बंदूकें हैं जिन्हें मैंने छुपा कर रखा था। सोचा था कभी डाकुओं से बचने के काम आएंगी, पर अब ये हमारे बहुत काम आने वाली हैं। मेरा दिल जोर से धड़का। पिताजी ने हाथ हिलाया, चलो इसे गायब करो। उत्तर पूर्व का इलाका बहुत खतरनाक है। ये हथियार हमारे पास रहेंगे तो हमारी सेफ्टी पक्की रहेगी। मैंने मन में सोचा और वो पूरा हथियारों का जखीरा पल भर में गायब हो गया। सुरंग से बाहर आते आते सुबह होने वाली थी। जैसे ही हम बाहर आए, माँ रोता हुआ चेहरा लेकर बोली, तुम दोनों आ गए। मैं तो यहाँ डर के मारे मर ही रही थी कि कोई देख ना ले। पिताजी ने उन्हें ढांढस बंधाया। सब ठीक है, सारा काम हो गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। बेटा, इसके बगल वाली बिल्डिंग में भी हमारे पूर्वजों के बहुत सारे असली हीरे जवाहरात रखे हैं। चलो तुरंत उन्हें भी साफ कर देते हैं, एक सबूत भी नहीं छोड़ देंगे। हम तीनों सुबह के कोहरे का फायदा उठाकर चुपचाप उस खजाने वाली बिल्डिंग में घुस गए। पिताजी अब पूरी तरह फॉर्म में आ चुके थे। वो एक एक चीज का ऑर्डर दे रहे थे और मैं एक रोबोट की तरह बस हाथ लगा लगा कर सब गायब कर रहा था। मेरे लिए वो कोई पुराने एंटीक पीस नहीं थे बल्कि मेरे सुपर फ्रिज का डेटा थे जिसे बस कॉपी पेस्ट करना था। ठीक आधे घंटे के अंदर जिस तिजोरी को देखकर पूरे शहर के लोगों की रातों की नींद उड्डे जज जाती थी, वो पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। वहां बस 2-4 भारी
और बेकार की कुर्सियां टूटी फूटी हालत में पड़ी हुई थीं। पिताजी ने अपने हाथ झाधे और एक बद्धी राहत की सांस ली। अब साला कोई बद्धा से बद्धा अफसर भी यहाँ आ जाए ना तो उसे हम सिर्फ एक गरीब और टूटे हुए लोग ही नजर आएंगे। पिताजी का ये शातिर और मजेदार चेहरा देखकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। इसे ही कहते हैं कि जब जेब में माल हो तो इंसान का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होता है, भले ही वो माल अभी तिजोरी से गायब हो चुका हो। मैं अपने कमरे में वापस आया, दरवाजा अंदर से बंद किया और अपनी सांसें सीधी की। मैंने गले के लॉकेट को पकड़ा और 1 सेकंड में अपनी जादुई दुनिया के अंदर पहुंच गया। अब सामान तो आ चुका था पर मुझे इसके कुछ टेस्ट करने थे। मैंने रसोई से एक गर्मा गर्म चिकन सूप का कटोरा लिया और उसे अंदर के गोदाम में रख दिया और बाहर बगीचे की टेबल पर एक ठंडी शिकंजी का ग्लास रख दिया। आधे घंटे बाद जब मैं दोबारा अंदर गया तो गोदाम में रखा सूप अब भी वैसा ही खौलता हुआ गर्म था। उसमें से भाप निकल रही थी। मतलब गोदाम के अंदर टाइम पूरी तरह से फ्रीज था। वहां चीजें कभी खराब नहीं हो सकती थीं। लेकिन बाहर बगीचे में रखी शिकंजी की बर्फ पिघल चुकी थी और वहां का एक फूल भी थोड़ा और खिल गया था। इसका मतलब था कि बाहर के बगीचे में टाइम असली दुनिया से भी ज्यादा तेज चल रहा था। मेरी आंखें चमक उठी। इसका मतलब अगर मैं इस बगीचे में सब्जियां उगाऊं या मुर्गियां पालूं तो वो बहुत जल्दी बड्डी हो जाएंगी और हमें कभी खाने पीने की कमी नहीं होगी। मैं उस तालाब के पास गया जहां मैं बचपन में गिरा था। पानी बिल्कुल साफ और मीठा था। मैंने घर के एक्वेरियम से 2 सोने की मछलियां लाकर उस तालाब में डाल दी। पानी में जाते ही वो मछलियां बाहर से भी ज्यादा तेजी से तैरने लगी। मतलब इस पानी में जीवन था और यहाँ खेती बाड़ी आराम से की जा सकती थी। सबसे बड़ी खुशखबरी तो वहाँ का पुराना कुआं था। मैंने उस कुएं का पानी निकाला और अपने चेहरे पर मारा। भाई साहब, पानी लगते ही मेरी पूरी थकावट गायब हो गई और उंगली पर जो सुई चुभाने का निशान था वो पल भर में साफ हो गया। ये पानी तो ताकत देने वाली टॉनिक थी। मैंने शीशे में अपना चमकता हुआ चेहरा देखा और मन ही मन हंसा। अगर आज के जमाने में ये पानी मैं बाजार में बेचने निकल जाऊं ना तो मैं दुनिया का सबसे बद्धा अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगले 2 दिन तक हमारे घर में ऊपर से सब कुछ शांत रहा। मुनीम जी रोज की तरह हिसाब कर रहे थे। काम वाली रोज की तरह सब्जी ला रही थी। बाहर पुलिस वाले मार्च पास्ट कर रहे थे और अमीरों के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जिससे घर के लोगों के दिलों की धड़कनें भर रही थीं। पर तीसरे दिन की सुबह मेरी आंखें किसी अलार्म से नहीं बल्कि एक बहुत ही कड़क और भुने हुए मीट की खुशबू से खुली, जिसकी महक ने मुझे बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दिया था। मैं सुबह की नींद से जाकर बाहर गैलरी में आकर खद्दा हुआ। चारों तरफ कड़क मीट और ताजी रोटियों की ऐसी खुशबू फैल रही थी कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। मेरा दिमाग तुरंत कंप्यूटर की तरह एक्टिव हो गया और मैंने जादुई स्पेस के सामान की लिस्ट बनानी शुरू कर दी। बेटा, तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया? मेरी माँ गु वानली धीरे से मेरे पास आई। उनके माथे पर हल्की सी टेंशन थी और उन्होंने बहुत ही दबी आवाज में मुझसे कहा, बाहर बहुत ज्यादा भिड्ढा है और हर तरह के ऐरे गहरे लोग घूम रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कोई कमीना इस खाने पीने के बहाने हमारे घर की रेखी जासूसी करने ना आया हो। मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं तो बस ये देखने आया था कि खाना कैसा बन रहा है। मेरी नजरें वहीं पास में रखे सामान के पाद्द पर टिक गईं। वहां बड्ढे बड्ढे कटे हुए बकरे मुर्गे रखे थे। टोकरियों में जिंदा मछलियां कूद रही थीं और साफ आटे चावल की बोरियां ऐसे लगी थीं जैसे कोई बद्धी दीवार हो। इस जमाने में जहां हर दिन चीजों के दाम आसमान छू रहे थे, ये सारा राशन किसी सोने की खान से कम नहीं था जिसे देखकर किसी की भी नीयत खराब हो जाए। मैंने धीरे से पूछा, और पिताजी कहाँ हैं? वो अंदर बड्ढे हॉल में अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ नाटक कर रहे हैं। माँ ने एक हल्की सांस ली। उनकी आवाज में थोड़ी सी घबराहट और थोड़ी हंसी भी थी। जैसा तूने कहा था, वो सबके सामने अपनी कंगाली का रोना रो रहे हैं। सबको बता रहे हैं कि तेरे इलाज के चक्कर में घर की पूरी तिजोरी खाली हो चुकी है और ये 3 दिन की दावत तो बस लू परिवार की आखिरी बची खुची इज्जत रखने के लिए है। मैंने मन ही मन अपने पिताजी को थम्स अप दिया। भाई साहब, हमारे ओल्ड मैन की एक्टिंग इतनी कड़ी डिडेक थी कि अगर वो आज के जमाने में होते तो उन्हें पक्का ऑस्कर अवार्ड मिल जाता। चलो माँ, सीधे रसोई के अंदर चलते हैं। यह कहकर मैं माँ को खींचते हुए बहुत तेजी से अंदर की तरफ बढ़ा। इस वक्त हमारी कोठी की रसोई किसी फैक्ट्री की तरह चल रही थी, जहाँ सब अपनी पूरी जान लगाकर काम में जुटे थे। अरे मालकिन, छोटे मालिक, नमस्ते। हमारे हेड शेफ रामू काका ने अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए बहुत ही सीधेपन से कहा, आज जो मीट आया है ना, वो एकदम कड्डक है। इसमें चर्बी और गोश्त का ऐसा परफेक्ट बैलेंस है कि इसकी खुशबू सूंघकर तो आसमान से फरिश्ते भी नीचे आ जाएं। मैंने एक बद्दे रईस जमींदार के बेटे की तरह स्माइल दी और कहा, काका, आप लोग सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं। पर मेरी नजरें तो चुपके से उन 20-25 बद्दे बद्दे बक्सों पर टिकी थीं, जो पूरी तरह से पैक हो चुके थे। मैंने पूछा, क्या ये बाहर मेहमानों के लिए जा रहा है? जी छोटे मालिक, पहली लाइन के मेहमान बैठ चुके हैं, ये उन्हीं के लिए है। मैंने तुरंत माँ को एक इशारा किया। माँ मेरी बात समझ गई। उन्होंने एक लंबी सांस ली और पल भर में एक बड्ढी मालकिन का रौब दिखाते हुए ऐसी
ऐसी आवाज में कहा कि रसोई के हर एक नौकर को साफ साफ सुनाई दे। काका, मैंने और छोटे मालिक ने बगल वाले कमरे में कुछ बड़े बड़े गर्म रहने वाले खाली ड्रम रखवाए हैं। अब से कटदाहे में से जो भी सब्जी गोश्त बाहर निकलेगा, सबसे पहले उसमें से एक बड़ा हिस्सा निकालकर उन ड्रमों में भर देना। वो खाना हमें शहर के अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए भिजवाना है, ताकि हमारे बेटे को दुआएं मिल सकें। मालकिन, आप तो सच में देवी हैं। शेफ भला आगे क्या बोलता। इस जमाने के बड्ढे रईसों के नखरे ही इतने होते थे कि कोई बीच में नहीं बोलता था। बस फिर क्या था, गरम गरम धुएं से उड़ते हुए मीट, कबाब और तली हुई मछलियों के बद्धे बड़े थाल उस कमरे के अंदर जाने लगे। हमारा वफादार नौकर अशोक दरवाजे पर ऐसे खड़ा था जैसे सरहद पर कोई फौजी पहरा दे रहा हो। उसने मुझे आते देखा तो तुरंत सिर हिलाया। छोटे मालिक, आपके कहे अनुसार सारे बड्ढे ड्रम बिल्कुल तैयार हैं। मैं तुरंत कमरे के अंदर गया और पीछे से दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। कमरे में लाइन से दर्जनों खाली ड्रम रखे थे, जिन्हें मेरे पिताजी ने रात रात भर जाकर अपनी दुकानों से यहाँ मंगाया था। ये हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट मिशन था। मैं एक ड्रम के पास गया, उसकी खौलती हुई दीवार को छुआ और अपने दिमाग में तेजी से कैलकुलेशन शुरू किया। जो मीट सबसे बढ़िया बना है उसे पहले गायब करना है। रोटियां सिर्फ वही उठानी है जो अभी अभी तवे से उतरी हैं। चावल सिर्फ वो जो बिल्कुल साफ हैं। और हाँ, जादुई स्पेस के अंदर हर एक सामान को अलग अलग अलमारी में सेट करना होगा, वरना बाद में ढूंढने में नानी याद आ जाएगी। मैंने आंखें बंद की और मन में सोचा, गायब। शूश। पलक झपकते ही रस से भरे वो पूरे 10 ड्रम सब्जी और सूप के साथ हवा में गायब हो गए। मेरे दिमाग पर एक सेकंड के लिए थोड़ा सा वजन पड़ा, पर सब कुछ कंट्रोल में था। मैं रुका नहीं, तुरंत दूसरी तरफ घूमा जहाँ गर्मा गर्म और फूले हुए सफेद मक्के के मंटे, भाप में पकी रोटियां रखे थे, जिनमें से गजब की खुशबू आ रही थी। अंदर जाओ, सब के सब अंदर जाओ, मैंने मन में कहा, और वो भी गायब। बेटा, क्या इतना काफी है? तभी माँ ने बहुत ही डरते हुए दरवाजा खोला। उनका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था और हाथ पसीने से भीगे हुए थे। अपने ही घर के अंदर, अपने ही नौकरों के सामने इस तरह चोरी करने का जो रोमांच था, उससे उनकी दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही थी। मैंने बहुत ही शांत होकर कहा, माँ, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मैंने रसोई की तरफ इशारा करते हुए कहा, पिताजी ने बाहर की जो नकली जायदाद बेचकर अनाज खरीदा है, वो अभी तक हमारे गोदाम में नहीं आया है। इन 3 दिनों की दावत के बहाने हमें सिर्फ पका हुआ खाना ही गायब नहीं करना, बल्कि जितना भी कच्चा राशन है उसे भी पूरा साफ करना है। और सुनो, इस पूरी कोठी में जितने भी महंगे पेट पौधे और कीमती जानवर हैं, मैं उनमें से एक भी तिनका इन दुश्मनों के लिए यहाँ नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर मैं तुरंत घूम गया और कोठी के पीछे बने एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड तहखाने डी जॉव की तरफ निकल गया। वहाँ हमारे परिवार का हजारों किलो आटा, चावल, तेल और सालों पुरानी कीमती शराब के सैकड़ों मटके रखे थे। मैं नीचे जाकर एक एक करके उन भारी भरकम अनाज के ड्रमों को गायब करने में जुटा ही था कि ठीक उसी वक्त हमारी कोठी के मेन गेट के सामने एक काले रंग की मिलिट्री जीप चर्र की तेज आवाज के साथ आकर रुकी। जीप का दरवाजा खुला और अंदर से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा, जिसने नीले रंग का लंबा कुर्ता पहना हुआ था। उसकी आस्तीन पर मिलिट्री काउंसिल का एक लाल रंग का कड़ीड डेक बैंड, लाल पट्टी बंधा हुआ था। उसकी आंखें किसी भूखेबाज की तरह तेज और खतरनाक थीं, जिससे उसकी चालाकी और बेरहमी साफ झलक रही थी। उसने कोठी के बाहर चल रही इस भारी भीड़ और मुफ्त की दावत को देखा, फिर ऊपर लगे हमारे परिवार के सोने के अक्षरों वाले चमचमाती नेम प्लेट को घूरा। उसके चेहरे पर एक गंदी और टेढ़ी मुस्कान आई। वो बहुत ही कमीनी आवाज में बोला, ये बुढ़ा लू येहान सच में बहुत बड़ा शातिर खिलाड़ी है। इस माहौल में भी इतने बड़े पैमाने पर मुफ्त की दावत उड़ा रहा है। क्या वो हमें अपनी ताकत दिखा रहा है, या फिर ये साबित करना चाहता है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो उसे आग लगा सकता है? उसके पीछे खड़दा एक भारी भरकम और गुंडे जैसा दिखने वाला चमचा तुरंत आगे बढ़ा और धीरे से फुसफुसाया, जांग साहब, क्या हमें अभी अंदर चलना चाहिए? मैंने सुना है कि ये दावत पूरे 3 दिन तक चलने वाली है। मुझे तो लगता है कि ये बुढ़ा इसी भीड़ का फायदा उठाकर अपना सारा माल यहाँ से कहीं और शिफ्ट करने के चक्कर में है। और हाँ साहब, एक और अजीब बात हुई है। इनका वो बेटा जो पिछले 10 सालों से बिल्कुल पागल और दिमागी रूप से बीमार था, वो अचानक रातों रात बिल्कुल ठीक हो गया है। वह अफसर जिसे सब जांग साहब कहकर बुला रहे थे, उसकी आंखों में एक शातिर चमक आ गई। अरे वाह, ये बात तो बद्दी मजेदार है। चलो फिर अंदर चलते हैं और उस रईस सेठ जी को इस बात की बधाई देकर आते हैं। ठीक उसी वक्त मैं तहखाने के अंदर छिपी हुई पुरानी शराब का आखिरी मटका अपने जादुई स्पेस में गायब कर ही रहा था कि अचानक मेरे दिल की धड़कन 1 सेकंड के लिए रुक गई। मुझे बाहर कुछ खतरा महसूस हुआ। मैंने बिना एक पल गंवाए तुरंत अपने स्पेस से बाहर कदम रखा। अशोक, जल्दी भाग और सामने वाले हॉल पर नजर रख। याद रखना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। अशोक का चेहरा डर के मारे सफेद पर डिडियच गया। उसने जोर से सिर हिलाया और पैर उठाकर वहां से भाग खड्डिडिया हुआ। मैं दीवार का सहारा लेकर खड्डे खड्डे लंबी लंबी सांसें ले रहा था। भाई साहब, एक साथ इतनी सारी भारी चीजें गायब करने के चक्कर में मेरे दिमाग की पूरी पावर खत्म हो चुकी थी। मेरा भेजा ऐसा सुन्न पड़ेडियच रहा था जैसे कोई सिर में सुइयां चुभा रहा हो।
यहाँ तक कि आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिखने लगा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जल्दी से अपनी जेब से कांच की एक छोटी शीशी निकाली। इसके अंदर मैंने कल रात को ही जादुई कुएं का पानी भरकर रखा था। मैंने बिना सोचे समझे सिर ऊपर उठाया और एक घूंट में वो पूरा पानी घटक गया। पानी गले से नीचे उतरते ही मेरी थकावट पल भर में दूर हो गई। पर तभी बाहर बर्थडे हॉल से अचानक चिल्लाने और बर्तन टूटने की बहुत ही गंदी आवाजें आने लगी। चेक करो, एक एक कोना ठीक से चेक करो। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि इस लू परिवार की तिजोरी सच में खाली हो चुकी है। अरे वाह लू सेठ जी, घर में इतनी बड़ी खुशखबरी है और आपने अपने इस भाई को न्योता तक नहीं भेजा। क्यों? क्या मेरी कोई औकात नहीं है आपकी नजरों में? मेरे पिताजी लू येहान अपनी बद्धी रही इस कुर्सी के सामने खड्डे थे। उस कमीने की आवाज सुनते ही उनका चेहरा गुस्से से बिल्कुल काला पड़ गया। अरे जांग साहब, पिताजी ने अपने हाथ जोधे और ऊपर ऊपर से एक झूठी मुस्कान दी, पर उनकी आंखों के अंदर एक कड़क गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी। मेरे बेटे की तबीयत अभी अभी ठीक हुई है, वो ज्यादा शोर शराबा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए घर के अंदर सिर्फ खानदान के कुछ करीबी रिश्तेदारों को ही बुलाया गया है। अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो बैठिए और 2 घूंट सस्ती शराब का मजा लेकर जाइए। पीने खाने की कोई जरूरत नहीं है। उस जांग नाम के कमीने की तेज आंखें पूरे हॉल में एक एक कीमती चीज को ढूंढ रही थी। आखिर में उसकी नजर दीवार पर बनी उस बद्दी अलमारी पर पड़ दी, जिसके खाने बिल्कुल खाली और सूने पड़े थे। ये देखकर उसके चेहरे पर एक गंदी और शातिर हंसी आ गई। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि साले का पूरा घर खाली हो चुका है। इसका मतलब ये रईस सच में बर्बाद हो गया। इस लू परिवार की अब इतनी औकात नहीं बची कि 3 दिन की दावत का खर्चा भी झेल सके। मैंने सुना है कि आपके बेटे की बीमारी बड्डी अजीब थी। कहीं ऐसा तो नहीं सेठ जी कि आप अपनी पूरी जायदाद यहाँ से कहीं और गायब करने के लिए ये बीमारी का नाटक कर रहे हैं? यह सुनते ही पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया और लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। इस दौर में जायदाद छुपाने या भागने का नाम लेने का मतलब था सीधे मौत का वारंट। ये ऐसा इल्जाम था कि अगर एक बार लग गया तो इंसान जिंदा बचकर नहीं निकल सकता था। पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने जोर से टेबल पर हाथ मारा, जिससे चाय का कप उछलकर नीचे गिर गया। जांग साले, तू अपनी गंदी जुबान बंद रख। ये सरासर झूठ है। यह झूठ है या सच, यह तो मुझे आपके उस लाडले बेटे से मिलकर ही पता चलेगा। उस कमीने ने एक ठंडी हंसी हंसी और अपने पीछे खड्डे गुंडों को आंख से इशारा कर दिया। 2 भारी भरकम पहलवान अपनी आस्तीनें चढ़ाकर जबरदस्ती हमारे पीछे वाले आंगन की तरफ बढ़ने लगे। तभी पर्दे के पीछे से खांसने की एक ऐसी आवाज आई जैसे मेरा दम ही निकलने वाला हो। मैं अपने नौकर अशोक के कंधे पर हाथ रखकर कमजोरी का नाटक करते हुए झूलते झूलते बाहर आ गया। पिताजी, आप गुस्सा मत करिए। मेरी आवाज बिल्कुल सुस्त थी, जैसे मेरे अंदर जान ही ना बची हो, पर मेरी आंखें उस जांग नाम के कमीने को ऊपर से नीचे तक ऐसे स्कैन कर रही थी जैसे कोई एक्सरे मशीन हो। अरे वाह, तो यही है हमारा वो लाडला बेटा। उसने अपनी आंखें छोटी की और पूरी सच्चाई जानने के लिए मेरे और पास आने लगा। जांग अंकल, मैंने तुरंत जेब से रुमाल निकाला, उसे अपने मुंह पर रखा और मेरा शरीर ऐसे हिलने लगा जैसे मैं अभी के अभी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाऊंगा। मेरा ये शरीर बिल्कुल बेकार हो चुका है। अभी अभी पिताजी से पता चला कि वो मुझे इलाज के लिए बड़े शहर के डॉक्टरों के पास भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इस इलाज के चक्कर में तो हमारे घर की बच्ची खुची चवन्नी भी साफ हो जाएगी। मैं ऊपर से ये रोना रो रहा था, पर नीचे से मैंने चुपके से हमारे पुराने वफादार मैनेजर रामू काका को आंख से एक सीक्रेट इशारा कर दिया। काका बहुत पुराने खिलाड़ी थे, वो 1 सेकंड में मेरा प्लान समझ गए। ठीक उसी वक्त 2 छोटे नौकर लकड़ी का एक बहुत बद्धा और भारी बक्सा उठाकर उसी हॉल से गुजर रहे थे। वो बक्सा गाड़ी में लोड होने के लिए जा रहा था और देखने में बहुत ज्यादा भारी लग रहा था। अरे बाप रे! मैनेजर काका का पैर अचानक ऐसे फिसला जैसे कोई नेचुरल एक्सीडेंट हो और उनका पैर सीधे उस नौकर के टखने से जा टकराया। दोनों नौकरों का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और उनके हाथ से वो भारी बक्सा छूट गया। धद्दाम! किकी-किराक एक बहुत जोरदार आवाज हुई और उसके तुरंत बाद कीमती चीजें टूटने का ऐसा भयंकर शोर हुआ कि किसी का भी दिल दहल जाए। बक्से का ढक्कन खुल चुका था और उसके अंदर से कीमती पुरानी क्रॉकरी और बर्तनों के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए थे। वो नीले और गुलाबी रंग के कीमती बर्तन धूप में ऐसे चमक रहे थे जैसे अपनी बर्बादी पर रो रहे हों। देखने से ही पता चल रहा था कि वो सालों पुराने राजा महाराजाओं के जमाने के असली और कीमती एंटीक पीस थे। हाय रब्बा, मेरे पुरखों के बर्तन! मेरे पिताजी ने एक ऐसी दर्दनाक चीख मारी कि मानो उनकी जान ही निकल गई हो। वो तुरंत जमीन पर झुके और एक टूटे हुए टुकड़े को हाथ में उठा लिया। उनके हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे उन्हें कोई बीमारी हो गई हो, पर उसी मरे हुए चेहरे के पीछे से उन्होंने चुपके से एक शातिर नजर उस कमीने अफसर पर डाली। उस अफसर ने पास आकर उन टुकड़ों को देखा। भले ही उसे असली और नकली की पहचान नहीं थी, पर उन बर्तनों की चमक देखकर उसे समझ आ गया कि ये सच में बहुत कीमती माल था। और ऊपर से मेरे पिताजी के चेहरे पर जो अपने पूरे खानदान के बर्बाद होने का असली दुख दिख रहा था, वैसी एक्टिंग दुनिया का कोई बड्ढे से बद्धा एक्टर भी नहीं कर सकता। लू
सेठ जी, ये क्या हो गया? उस कमीने के दिल का सारा शक अब खत्म हो चुका था। अब उसके अंदर शक की जगह एक घटिया और गंदी खुशी आ चुकी थी कि अच्छा हुआ साले रईस के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। हमेशा बड्ढे नवाब बने घूमते थे, आज आ गए ना औकात पर। जांग, अब तो तेरा दिल खुश हो गया ना? मैंने दरवाजे के फ्रेम को पकड़ था। मेरी आंखों में आंसू तैर रहे थे और मेरी आवाज में एक गहरी कंगाली का दर्द था। मेरा इलाज करवाने के लिए पिताजी ने अपनी पूरी जमीनें बेच दी। सोचा था इन पुराने बर्तनों को बाजार में बेचकर जो 4 पैसे मिलेंगे उसे घर चलाएंगे, पर अब सब कुछ खत्म हो गया, सब टूट गया। मैंने जमीन पर बिखरे टुकड़ों की तरफ उंगली उठाई और कांपती आवाज में बोला, ये सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं टूटे साले, ये हमारे पूरे परिवार के जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद टूट गई है। मेरे पिताजी जमीन पर बैठकर अपनी छाती पीट रहे थे, पर उसी रोने के बीच उन्होंने चुपके से एक बद्धा सा कीमती टुकड़ा अपनी आस्तीन के अंदर छुपा लिया ताकि बाद में काम आ सके। भाई साहब, इस एक्टिंग के लिए तो हमारे ओल्ड मैन को पक्का ऑस्कर मिलना चाहिए था। उस अफसर का दिल बाग बाग हो गया था। उसके चेहरे की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। उसे पक्का यकीन हो गया कि लू परिवार का अब पूरी तरह से तख्ता पलट हो चुका है। इस एक बक्से के टूटे हुए माल की कीमत ही कम से कम हजारों चांदी के सिक्कों के बराबर थी। इसका मतलब साफ था कि ये लोग सच में अपने इस बीमार बेटे के लिए घर के बर्तन तक बेचने पर आ गए हैं। यहाँ कोई जायदाद छुपाने का चक्कर नहीं है। अब एक ऐसे कंगाल और फकीर के घर में क्या खाक चेकिंग करनी? अरे अब जब छोटे मालिक की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है तो मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करूंगा, मैं यहाँ से चलता हूँ। उस जांग नाम के कमीने ने जाते जाते बस एक औपचारिक सी बात कही, लू साहब अब जो होना था सो हो गया, आप अपना दुख मनाइए। उसने हमारी तरफ मुद्द कर भी नहीं देखा और अपने गुंडों के साथ ऐसे निकल गया जैसे वो कोई बहुत बड़ा उपकार करके जा रहा हो। उस बक्से में बिखरे टुकड़ों को देखकर उसके मन में जो खुशी थी वो उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। जैसे ही हमारे घर का बद्दा भारी दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और कुंडी लगी, मेरे पिताजी लू यिहान जो 1 सेकंड पहले जमीन पर बैठकर अपनी छाती पीट रहे थे, वो बिजली की फुर्ती के साथ जमीन से उठ खड़े हुए। उनकी चाल में वो बुढ़ापा या कमजोरी कहीं नहीं थी। वो किसी जवान एथलीट की तरह फुर्तीले लग रहे थे। उन्होंने अपने कपड़ीढ़ों पर जमी धूल झाड़ी आस्तीन से उस टूटे हुए कीमती चीनी मिट्टी का टुकड़ा निकाला और एक ऐसी खूंखार लोमड़ी वाली हंसी हंसने लगे जिसे देखकर कोई भी डर जाए। साला कमीना, उस घटिया गूंशू दौर की नकल को असली समझ बैठा। ये टुकड़े बस एक दिखावा थे, कल इसे फिर से जोरदार देंगे तो ये फिर से किसी बेवकूफ को उल्लू बनाने के काम आएगा। मैंने तुरंत अशोक के हाथ से गर्म तौलिया लिया और अपने चेहरे पर लगा वो सफेद बीमारी वाला मेकअप साफ कर दिया। मैंने पिताजी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी इसे संक कॉस्ट कहते हैं। जब तक वो कमीना अपनी आंखों से हमारी बर्बादी नहीं देखता तब तक उसे चैन नहीं आता। अगर हम उसे ये नहीं दिखाते तो वो हमें यहाँ से इतनी आसानी से निकलने ही नहीं देता। पिताजी ने मैनेजर लौचे को आदेश दिया, काका वो सारा फर्श साफ कर दो। ये सिर्फ उस जांग को दिखाने का ड्रामा था, अब असली फिल्म शुरू होगी। अगले 2 दिनों तक हमने पूरे शहर में यह अफवाह फैला दी कि लू परिवार अपने बेटे के इलाज के अब कंगाल हो चुका है। हमने अपने सबसे प्राइम लोकेशन वाले शहर के महंगे शोरूम, शहर के बाहर की 100 एकड़ उपजाऊ जमीन और यहाँ तक कि अपनी सबसे बड़ी कंपनी के शेयर्स तक को सेल पर लगा दिया। कीमत आधी, पर शर्त एक ही थी, सिर्फ असली सोने के सिक्के, स्मॉल गोल्ड बार्स, पुराने चांदी के सिक्के, बिग हेड डॉलर्स या फिर राशन कॉटन कपड़ा चाहिए। शहर के बाकी अमीर व्यापारी जो सालों से हमारी कोठी पर गिद्धों की तरह नजरें गड्ढाए बैठे थे, वो सब के सब टूट पड़े। लू साहब, ये दुकान तो आप हमेशा 2000 चांदी के सिक्कों से नीचे नहीं देते थे, आज 1500 में दे रहे हैं, मुझे अभी चाहिए, ये पकड़ दिए कैश। पिताजी रोने वाली एक्टिंग करते हुए कांपते हाथों से एग्रीमेंट पर साइन कर रहे थे, मानो वो अपनी जान का टुकड़ा बेच रहे हो, पर उनके दिल में तो एक ही आवाज थी, अरे मूर्ख, तुम तो मेरे कचरे को सोना समझकर खरीद रहे हो। खरीदने वाले सब खुश थे कि उन्होंने बहुत बद्दा लूट का माल हासिल किया है। वो पीछे से मेरे पिताजी का मजाक उड़ा रहे थे कि देखो बेचारा लू सेठ अपनी औलाद के चक्कर में सठिया गया है, अपनी करोड़ों की जायदाद कौदियों के दाम लुटा रहा है। उन्हें क्या पता था कि जैसे ही वो लोग शोरूम से बाहर निकलते, मैं अपने कमरे में बैठकर उनकी दी हुई सारी कीमती चीजें एक झटके में अपने स्पेस में गायब कर देता था। मेरा सिस्टम सुपर फास्ट स्पीड से काम कर रहा था। टिंग 10 बक्से सोने के सिक्के जमा, टिंग 2000 किलो बढ़िया क्वालिटी का मैदा जमा, टिंग 500 किलो बढ़िया कॉटन का स्टॉक जमा। मेरा जादुई स्पेस अब किसी बड्ढे चलते फिरते बैंक से कम नहीं था। 3 दिन की यह दावत और शॉपिंग का शोर आखिरकार खत्म हुआ। आखिरी दिन रात को जब सन्नाटा पसरा तो कोठी में काम करने वाले सभी 30 नौकरों को हमने इकट्ठा किया। हम उन्हें और नहीं रख सकते थे, यह हमारे लिए भी मुश्किल था और उनके लिए भी खतरा। मांगू वानली की आंखें भर आईं। उन्होंने हर एक नौकर को एक लिफाफा दिया। उसमें सिर्फ उनकी मेहनत की कमाई नहीं थी, बल्कि इतना पैसा था कि वो इस शहर में आराम से अपनी बाकी जिंदगी काट सकें। मालकिन, हम आपको छोड़ देकर नहीं जाना चाहते। सब फूट फूट कर रोने लगे। अब तुम लोग भी अपनी जान बचाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। पिताजी ने पीछे मुड़ कर अपनी आंखों के आंसू पोंछे और उन्हें विदा कर दिया।
जैसे ही कोठी का आखिरी नौकर गेट से बाहर निकला, पूरी कोठी में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। वो आलीशान कोठी जो कभी लोगों की आवाजों से गूंजती थी, आज एक कब्रिस्तान जैसी शांत थी। मैं आंगन के बीचों बीच खड़ा हुआ और मैंने अपनी जादुई ताकतों को पूरे उफान पर महसूस किया। मैंने पिताजी और माँ की तरफ देखा। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर सिर हिलाया। सब तैयार थे। मैंने अपने दोनों हाथ फैलाए, अपनी पूरी ताकत को उस कोठी की हर एक ईंट और पत्थर में महसूस किया और एक ही झटके में चिल्लाया, अब कोठी पूरी तरह खाली कर दो। मेरी आंखों के सामने उस आलीशान महल का हर एक कीमती फर्नीचर, हर एक दीवार की नक्काशी, यहाँ तक कि कोठी का सारा सामान एक के बाद एक हवा में विलीन होता चला गया। बस कुछ ही पलों में वो कोठी जो कभी शहर की सबसे बद्दी शान थी, अब बस एक ठंडी और खाली ढांचे की तरह खद्दी थी। अब हम पूरी तरह से आजाद थे, एक नई दुनिया में कदम रखने के लिए। उस कोठी को पूरी तरह साफ करने के बाद अब वक्त था वहां से रफू चक्कर होने का। मेरे पिताजी लू येहान ने हाथ में 2 पुरानी और पिचक चुकी सूटकेस पकड़ी थी। ये बस दुनिया को दिखाने का एक नाटक था। उन्होंने अपनी टोपी थोड़ी नीचे झुकाई और हम तीनों चुपचाप कोठी के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आए। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था और हमने एक ऐसी टैक्सी पकड़ दी जिसे कोई नोटिस भी न कर सके। सीधी मंजिल थी रेलवे स्टेशन। स्टेशन पर पहुंचते ही जो नजारा था उसने रोंगटे खड्डे कर दिए। चारों तरफ धुआं, चीख पुकार और लोगों की भीड़। वह ग्रीन स्किन ट्रेन जैसे कोई लोहे का दानव हो जो जोर जोर से सीटी बजाते हुए अंधेरे को चीरकर आगे बढ़ रही थी। हम तीनों अपनी पूरी जायदाद और अपनी जान को उस डिब्बे में लेकर नॉर्थ की तरफ निकल पड़े। खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने अपनी आखिरी नजर सूझो शहर पर डाली, जो अब धीरे धीरे ओझल हो रहा था। मैंने मन ही मन कहा, सोचो गुड बाय, अब नई जिंदगी और नई जंग का वक्त है। पर मुझे यह नहीं पता था कि प्लेटफॉर्म के अंधेरे कोने में एक मिलिट्री ऑफिसर खड्डा हमारे पूरे परिवार की तस्वीरें लिए हमें देख रहा था। उसकी नजरें बर्फ जैसी ठंडी थी। 1950 का वह रेलवे स्टेशन उम्मीद और तबाही का एक अजीब संगम था। हम तीनों भीड़ में ऐसे पिस रहे थे जैसे गन्ने की मशीन में गन्ना। हमने हार्ड सीट के टिकट लिए थे ताकि कोई फालतू का शक न करे। हटो, जरा रास्ता दो। एक भारी भरकम आदमी जिसके कंधे पर बोरियां लदी थीं, मेरे बगल से ऐसा गुजरा कि उसके पसीने और धूल की बदबू ने मेरा दम ही घोंट दिया। बेटा, अपने बाप का पल्लू कस के पकड़ ले। पिताजी ने एक हाथ से सूटकेस संभाला और दूसरे से माँ को भीड़ के बीच सुरक्षित रखा। डिब्बे के अंदर का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग सीट के नीचे, लगेज रैक पर और गलियारों में ऐसे ठूंसे हुए थे जैसे अचार के डिब्बे में आम। हवा में पसीने, सिगरेट की बदबू और सस्ती तंबाकू का ऐसा कॉकटेल था कि सिर घूम जाए। मैंने अपनी सांसें रोकी और मन में सोचा, यही है इस जमाने की असलियत। कोई हाई स्पीड ट्रेन नहीं, कोई लग्जरी सीट नहीं, बस ये खदाती हुई लोहे की ट्रेन। पिताजी ने अपने पुराने तजुर्बे का इस्तेमाल किया और भीड़ को कोहनियों से धकेलते हुए खिड़की के पास 3 सीटें हासिल कर ली। अभी बैठे ही थे कि सामने वाली सीट से एक आंटी ने ग्वाजी सनफ्लावर सीड्स चबाते हुए अपनी नाक अंदर घुसा दी। अरे ओ लड़की, तुम लोगों का रहन सहन और कपड़े तो बिल्कुल अमीर घराने के लग रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? मेरा दिल एक पल के लिए धक से रह गया। यह इस जमाने का सबसे बद्दा खतरा था, बेवजह की गपें और पूछताछ। अगर किसी ने भी जरा सी भी चूक कर दी तो क्लास एनिमी का ठप्पा लगते देर नहीं लगेगी। माँ का शरीर एकदम अकददे गया। वह डर के मारे अपनी चुन्नी कसने लगी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मैंने उनके हाथ पर धीरे से दबाया और सीधे उस आंटी की आंखों में देखकर शुद्ध लोकल देहाती अंदाज में बोला, आंटी जी, हम तो बस अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। पिताजी पहले छोटा मोटा धंधा करते थे, पर पिछले साल सारा पैसा डूब गया और घर भी बिक गया। अब सुना है नॉर्थ में अनाज की कोई कमी नहीं है, बस वही पेट भरने जा रहे हैं। मेरे मामा वहीं आर्मी में है, उन्होंने ही बुलाया है। मैंने बड़े प्यार से अपने थैले से एक पुराना सा रुमाल निकाला जिस पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA का लोगो बना था। यह मैंने पहले ही सोच समझकर तैयार किया था। आंटी का चेहरा देखते ही देखते बदल गया। आर्मी का रिश्तेदार, सुनते ही उनकी पूछताछ की रफ्तार आधी रह गई। उन्होंने डरते डरते अपना मुंह फेरा और चुपचाप दूसरी तरफ बात करने लगी। पिताजी ने मुझे देखा और उनकी आंखों में मेरे लिए गजब का गर्व था। गाड़ी खदाते हुए आगे बढ़ने लगी। खिड़की के बाहर वो खूबसूरत चांगनान के घर और तालाब पीछे छूट गए और अब सिर्फ सूखी और बंजर जमीनें बची थीं। 3 दिन और 2 रातों का वह सफर किसी सजा से कम नहीं था। पर इस बीच मैं पूरी ट्रेन का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक ऑफिसर बन चुका था। जब रात को पूरा डिब्बा खर्राटों की आवाज में डूब जाता तो मैं कोट का सहारा लेकर अपने जादुई स्पेस से बढ़िया उबले हुए अंडे, जैंग न्यूरू, स्पाइसी बीफ और एक मिलिट्री फ्लास्क में गरम दूध निकालता। पिताजी, माँ, चुपचाप खा लो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने बीफ का एक टुकड़ा पिताजी के मुंह में डाला। उनका चेहरा सुकून से भर गया। बाहर भले ही वो खदाती ट्रेन थी, पर मेरे स्पेस की बदौलत हम इस सफर में भी किसी राजा की तरह जी रहे थे। ट्रेन के उस सफर के दौरान मेरे पिताजी लू येहान मजे से स्पाइसी बीफ चबा रहे थे।
उनकी गर्दन की हड्डी भले ही ट्रेन के झटकों से ढीली हो गई थी, पर अपने बेटे के हाथ से बना ये खाना खाकर उन्हें सुकून मिल रहा था। बेटा, तू भी थोड़ा खा ले। माँ गुवानली ने प्यार से मेरी तरफ देखा, पर मैंने झट से मना कर दिया। नहीं माँ, मैं तो अभी टॉयलेट के बहाने गया था। वहां मैंने पेट भर के DUL वाली रोस्ट चिकन और आधा गिलास कुएं का ठंडा पानी पी लिया है। ट्रेन जैसे जैसे उत्तर नॉर्थ की तरफ बरच रही थी, बाहर का मंजर पूरी तरह बदल गया था। वह नमी वाला मौसम, वो चिपचिपी हवा गायब हो गई थी। अब चारों तरफ सूखी और सख्त जमीन थी और हवा में एक ऐसी कड्डाकपन थी जो चेहरे पर पद्धते ही झंझनाहट पैदा कर देती थी। ये नॉर्थ की हवा तो बद्दी कड्डक है। पिताजी ने अपने हाथ रख दे। उनकी आंखों में एक चिंता थी। मैंने तुरंत अपने थैले से 3 जोड़ कपद्धे निकाले। ये कोई महंगे रेशमी सूट नहीं थे, बल्कि बिल्कुल साधारण गहरे भूरे और नीले रंग के खुरदरे सूती कपद्धे थे। देखने में बद्धे देहाती लग रहे थे, पर अंदर से बहुत आरामदायक थे। पिताजी, माँ, इसे पहन लीजिए, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। हमें यहाँ रईस सेठ बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसे गरीब परिवार की तरह दिखना है जो पेट पालने के लिए दर दर भटक रहा है। ये कपड्डे धूल मिट्टी में भी टिकेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। कपद्धे बदलते ही पिताजी का काया पलट हो गया। वह जो सूजू के नवाब सेठ थे, अब एक ऐसे मजबूर आदमी लग रहे थे जो अपनी किस्मत से हारकर रोजी रोटी की तलाश में निकला है। माँ ने भी अपने बालों का जुद्धा बांधा और एक सादा सा नीला कुर्ता पहन लिया। कपद्धे भले ही खुरदरे थे, पर माँ के चेहरे पर एक गजब की शांति थी। अचानक डिब्बे में एक अजीब सी हलचल हुई। वर्दी पहने एक टिकट चेकर अपनी नोटबुक लेकर घुस आया। वह हर किसी के लगेज को घूर रहा था। मेरा दिल एकदम से गले में आ गया। मैंने तुरंत वो जाली वाला इंट्रोडक्शन लेटर हाथ में लिया जिसे मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था। चेकर हमारे पास आया और पिता के उस पुराने सूटकेस को ऐसे घूरने लगा जैसे उसे उसमें कोई सोना चांदी मिल जाएगा। दिखाओ अपना कागज, चेकर ने रफ आवाज में कहा। मैंने तुरंत उसे वो पत्र थमाया जिस पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का स्टैंप लगा था। मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, साहब, मेरे मामा आर्मी में हैं, हम तो बस उनके पास जा रहे हैं। चेकर ने कागज पढ़ा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। एक हल्की सी हंसी आई और वह बिना कुछ पूछे आगे बढ़ गया। बच गए। हम तीनों ने राहत की सांस ली। लंबी घिसाई के बाद ट्रेन आखिरकार एक बड़े स्टेशन पर रुकी। वहां बोर्ड पर लाल अक्षरों में लिखा था, हर्बिन स्टेशन। ट्रेन का दरवाजा खुला और कोयले के धुएं के साथ साथ एक सूखी ठंडी हवा अंदर आई जो सीधे फेफड़ों में जाकर टकराई। ये सोचो कि उमस नहीं थी, यह एक अलग ही कड्डाकपन था। चलो उतरते हैं। पिताजी ने सूटकेस उठाया, अपनी कमर थोड़ी झुकाई और पूरी तरह से उस गरीब आदमी के किरदार में आ गए। उन्होंने अपनी आवाज को भी थोड़ा भारी और देहाती सा बना लिया। अरे ओ माँ, जल्दी कर, हम उस अंकल को ढूंढते हैं। पिताजी रुकिए, मैंने फुसफुसाते हुए उनकी आस्तीन खींची। मैंने इशारा किया। वो सूटकेस, भले ही वह सूटकेस सोचों में सबसे पुराना था, पर था तो असली लेदर का और उसके कोने पीतल ब्रश से मरे हुए थे। कोई भी समझदार आदमी एक झलक में पहचान लेता कि ये किसी रईस का बैग है। पिताजी का चेहरा उतर गया। वो उनका सालों पुराना साथी था, पर तुरंत उन्होंने खुद को संभाला। मैंने अपनी जेब से एक सैंडपेपर निकाला और हम दोनों ने मिलकर उस सूटकेस के कोनों को रगड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में वो चमकता हुआ बैग अब एक घिसा पिटा, गंदा और पुराना बक्सा लग रहा था। परफेक्ट, मैंने अपना सिर हिलाया। पिताजी ने एक बार फिर मुझे देखा। उनकी आंखों में अब एक ऐसी चमक थी जो कह रही थी, बेटा, अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, अब असली खेल शुरू होने वाला है। हाशी स्टेशन के बाहर कदम रखते ही पिताजी ने फौरन अपना देहाती गरीब वाला अवतार ओढ़ लिया। वो एक रेलवे कर्मचारी के पास गए जो हुक्का हनयान पी रहा था। पिताजी ने ऐसे गर्दन झुकाई जैसे वो बहुत ही दबे कुचले इंसान हो। भाई साहब, एक बात पूछनी थी, ये ली विलेज कहाँ पड़ी बेचता है, कुछ पता है? उस कर्मचारी ने एक लंबा कश लिया और धुआं छोड़ते हुए बोला, ली विलेज? भाई साहब, इस पूरे शहर के आसपास 10 ली विलेज हैं, आपको कौन सा चाहिए? पिताजी का दिल एक पल के लिए डूब गया। उन्हें बस इतना पता था कि हमारे पूर्वज ली शुई वहाँ के गांव के मुखिया हैं, लेकिन कौन से इलाके के यह उन्हें भी नहीं पता था। पर पिताजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने फौरन अपनी एक्टिंग शुरू की। अरे भाई, बस इतना पता है कि वो जो मुखिया हैं उनका नाम ली शुई है, हम तो उन्हीं के पास जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल में है भाई। कर्मचारी ने थोड़ा सोचा और फिर एक जगह इशारा किया। अच्छा, तो वो जो शहर के पूर्व में मावर माउंटेन के पास है, आप उसी की बात कर रहे हो? वो बहुत पुराना गांव है, वहां जाने के लिए शहर से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे धन्यवाद भाई, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। पिताजी ने अपनी जेब से एक पुरानी सिगरेट निकाली और उसे बड़ी अदब से उस आदमी को दे दी। स्टेशन के बाहर का नजारा तो जैसे किसी दूसरी दुनिया का था। घोड़े, गादियां, साइकिल और सामान लादे हुए फेरी वाले, चारों तरफ धूल और शोर। हम लोग धीरे धीरे शहर के उस इलाके में पहुंचे जहां कार्ट स्टैंड्स थे। पिताजी ने हमें एक टी स्टॉल पर बिठाया और खुद घुद्दा गाढ़ी वालों से मोलभाव करने चले गए। देख रहे हो माँ, पिताजी कितनी मेहनत कर रहे हैं, मैंने माँ का हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा। माँ गुवानली की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक ठंडी सांस ली। तुम्हारे पिताजी, जिन्होंने पूरी जिंदगी सोचों में मखमली कुर्सियों पर बैठकर व्यापार किया, आज अपनी जान बचाने के लिए लोगों के आगे हाथ जोड़ते रहे हैं। मैंने माँ की आंखों में आंखें डालकर
बड्ढे पक्के इरादे से कहा, माँ ये बस वक्त की मार है, एक बार हम यहाँ सेटल हो जाएं तो मैं आपको सोचो से भी अच्छी जिंदगी दूंगा। ये दिन बस याद बनकर रह जाएंगे। मेरी आंखों में वो आत्मविश्वास था कि माँ का डर कहीं दूर चला गया। जल्दी ही पिताजी एक गड्ढे वाली गाड़ी डंकी कार्ट वाले के साथ वापस आए। उसने थोड़ा मोल भाव किया और हम उस गाड़ी पर बैठ गए। गाड़ी में सूखी घास बिछी थी जो थोड़ी चुभ तो रही थी पर चलने से तो लाख गुना बेहतर थी। भाई साहब आप लोग साउथ से आ रहे हैं क्या? गाड़ी वाले ने गधे को हाँकते हुए पूछा। पिताजी ने वही अपनी रटी रटाई कहानी सुनाई। हाँ भाई, घर में तबाही आ गई, बिजनेस डूब गया, अब बस किसी तरह पेट पालने के लिए दूर के रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। सूरज ढलने लगा था। जैसे ही हम क्षितिज के करीब पहुंचे हमें दूर से कुछ घरों के झुरमुट और चिमनियों से उठता हुआ धुआं दिखाई दिया। गाड़ी वाले ने अचानक अपनी लगाम खींची। लो भाई, यही है ली विलेज, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। गांव के नियम बद्धे सख्त हैं, बाहर वालों की गाड़ी अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है। गाड़ी वाला हमें छोड़कर चला गया। दूर से हमें गांव के अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, पर उन आवाजों के बीच एक ऐसी चीज सुनाई दी जिसने मेरे रोंगटे खड्डे कर दिए। किसी मर्द के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उस छोकरे को मजबूती से पकड़ दो, देखो कहीं वो साउथ वाला नैन मैन जी भाग न जाए। पिताजी का हाथ मेरे सूटकेस के हैंडल पर जम गया। उन्होंने मेरी और माँ की तरफ देखा। उनके चेहरे पर अब घबराहट नहीं बल्कि एक अजीब सी करो या मरो वाली शांति थी। चलो, उन्होंने धीमे से कहा, अब पीछे हटने का रास्ता बंद है। चाहे कुछ भी हो, हमें अपनी पहचान और अपना ठिकाना बनाना ही होगा। हम तीनों उस गांव की अंधेरी गलियों की तरफ बढ़े, अपनी जान हथेली पर लेकर। आखिर ये कैसा रिश्तेदार का घर था जहां पहुंचते ही हमें कद्दरदाने की बातें सुनाई दे रही थी। गांव के उस अंधेरे और संकरे रास्ते पर चलते हुए हमें हर तरफ से ऐसी नजरें घूर रही थीं जैसे हम कोई बाहरी आफत हो। गांव का हर कोना शक से भरा था। आखिर हम पहुंच ही गए, वह मकान जिसके बाहर लाल झंडा लगा था। पिताजी लू येहान ने एक गहरी सांस ली, अपने कपड़ेढों को झादा और मुझे एक इशारा किया। यह वो पल था जहां हमारी पूरी जिंदगी दांव पर लगी थी। चलिए बेटा, जो होगा देखा जाएगा। पिताजी ने दरवाजा धकेला। अंदर एक साधारण सा कमरा था जहां 4-5 मर्द बैठकर ब्लैकआउट यानी काले पड़ेडी दे चुके मक्के के वो तो खा रहे थे। उनके पास एक बर्तन था जिसमें पानी जैसी पतली सब्जी तैर रही थी। जी प्रणाम, हम ली शोई साहब से मिलना चाहते हैं। पिताजी ने अपनी आवाज को और भी ज्यादा दब्बू बना लिया। एक तगधा आदमी उठा, उसने अपना मुंह पोंछा और बोला, तू कौन है भाई और इतनी रात को यहाँ क्या काम है? पिताजी ने तुरंत अपनी कमीज की जेब से एक नीले कपड़े में लिपटी हुई चीज निकाली। वो हमारी फैमिली ट्री थी जिसे मैंने बहुत होशियारी से लिखा था। भाई साहब, मेरा नाम लू येहान है, हम सुचो से आए हैं। मेरे दादाजी का नाम लिन दे चांग था जो आपके गांव के मुखिया ली शुई साहब के सगे चचेरे भाई थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी और हमें ऐसे घूरने लगे जैसे कोई बद्धा राज खुलने वाला हो। फिर मेज के कोने पर बैठा एक आदमी धीरे से खद्दा हुआ। उसने पुरानी झोंगशान ड्रेस पहनी थी। वो बद्धा सुलझा हुआ इंसान लग रहा था। उसने हमारी तरफ कदम बढ़ाए और वो जुपू फैमिली ट्री हाथ में ले ली। मैंने फुर्ती दिखाई और पास ही जल रही मिट्टी के तेल वाली लालटेन को थोड़ा और ऊपर कर दिया ताकि रोशनी तेज हो जाए। उस आदमी की नजरें सीधे लिन दे चांग और लिशोई के नामों पर टिक गईं। काफी देर खामोशी के बाद वो बोला, मैं ही लिशोई हूँ। मेरे पिता का नाम ली दशुन था। हाँ, उनका एक चचेरा भाई था जो सालों पहले साउथ में व्यापार करने चला गया था। इस हिसाब से तुम्हें मुझे तांगशु, चचेरा चाचा कहना चाहिए। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अपना सिर झुकाया। तांगशु, आखिरकार मुझे आप मिल ही गए। उनकी आवाज में ऐसी तड़ ढप थी कि मुझे भी यकीन हो गया कि वो वाकई असली चाचा से मिल रहे हैं। ली शुई ने बाकी लोगों को इशारा किया, तुम लोग जाओ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। अब आंगन में सिर्फ हम 3 और लिशोई बचे थे। उसने हमें बैठने का इशारा किया। बताओ, उसने सीधे मुद्दे पर बात शुरू की। इतनी दूर सुचो से यहाँ आने की आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? बिना वजह कोई भी अपनी बीवी बच्चों को लेकर ऐसी आफत मोल नहीं लेता। पिताजी ने एक लंबी और दर्दनाक सांस ली। तांगशु, सच तो ये है कि हम पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। सूचो में हमारी छोटी सी अनाज की दुकान थी, पर युद्ध और अकाल के चलते सब तबाह हो गया। एक स्थानीय जमींदार से उधार लेना पड़दा, पर कर्ज इतना बढ़ गया कि सब कुछ बिक गया। वो लोग हमें दिन रात धमकियां दे रहे थे। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो दादाजी की वो पुरानी बातें याद आईं कि नॉर्थ में हमारा कोई अपना है, बस जान बचाने के लिए भाग आए। ली शुई ने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकाई। वो बस पिताजी के चेहरे को स्कैन कर रहा था। फिर उसने एक छोटा सा सवाल दागा, व्यापार क्या करते थे तुम लोग? पिताजी ने हल्का सा हिचकिचाते हुए कहा, जी वही राशन का काम। ली शुई ने बड्ढे ठंडे स्वर में कहा, तो तुम लोग कैपिटलिस्ट पूंजीपति थे? वह एक शब्द कैपिटलिस्ट जीबेंजिया किसी बिजली के झटके की तरह हमारे ऊपर गिरा। पिताजी का चेहरा पल भर में कागज जैसा सफेद पड्डेच गया। उनकी माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। इस दौर में कैपिटलिस्ट होने का मतलब था सीधे मौत का रास्ता। मैंने महसूस किया कि पिताजी के हाथ कांप रहे हैं। अब आगे क्या होगा? क्या वो हमें पुलिस के हवाले कर देंगे या हमें अपनाएंगे? ये ली शुई साला है कौन, दोस्त या दुश्मन? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे पता था कि ये जिंदगी का सबसे बद्दा मुद्दा है
और मुझे इसी बात की सबसे ज्यादा चिंता थी। थांगशु, ऐसा मत बोलो। लू येहान ने हाथ हिलाकर मना किया। मैं भला कैसा अमीर आदमी हूँ, बस एक छोटी सी दुकान है, खुद ही मालिक हूँ, खुद ही सामान ढोता हूँ, 2 दूर के रिश्तेदार रखे हैं मदद के लिए, बस गुजारा चल रहा है। पड्डे मिल मालिक और विदेशी व्यापारियों के सामने तो मैं बस एक मजदूर हूँ। उसने अपने हाथ ली शोई को दिखाए। ये देखो, मेरे हाथ भी तो मेहनत वाले हैं। ली शोई ने एक नजर उसके हाथों पर डाली और चुप रहा। उसकी आंखें और ज्यादा गहरी हो गईं। मैंने चुपके से बाप को लात मारी और आंख से इशारा किया कि नाटक कम करो वरना पकड़े जाओगे। लू येहान तुरंत समझ गया। उसने शर्मिंदा होकर हाथ पीछे कर ली और सिर झुकाकर खड्डा हो गया, जैसे जो सजा मिले मंजूर है। तो मेरे पास क्यों आए हो? ली शोई ने फिर पूछा। उसकी बात में साफ चेतावनी थी। मैं साफ बता दूं, हमारे ली गांव में गरीब किसान रहते हैं। यहाँ कोई फालतू इंसान नहीं चाहिए और मेहनत करने वालों का खून चूसने वाले व्यापारी तो बिल्कुल नहीं। गांव की जमीन सबके नाम बंटी हुई है। बाहर से आए लोगों के लिए कोई खाली जमीन नहीं है। नहीं नहीं थांगशु, हमें ऐसी कोई चाहत नहीं है। लू येहान ने ऐसे सिर हिलाया जैसे उसे मना करना हो। हम बस एक शांत जगह रहना चाहते हैं। सिर छुपाने के लिए एक छत मिल जाए, वही बहुत है। मेरे पास ताकत है, हर मुश्किल काम कर सकता हूँ। लकड़ी काटना, खेती करना, सब सीख लूंगा। मेरी औरत कपड़े सिल सकती है। गांव में किसी के भी कपड़े फटे हों, वो ठीक कर देगी। मेरा बेटा भी बद्दा हो गया है। सुअर को खाना खिलाना, लकड़ी बीनना, छोटे काम वो भी कर लेगा। हम गांव पर बोझ नहीं बनेंगे, फ्री में एक दाना भी नहीं खाएंगे। ली शोई चुप था। उसकी तेज आंखें हम पर टिक गई थीं। लू येहान के कपड़े भले ही फटे थे, पर उसका सालों पुराना वाला अंदाज पूरी तरह नहीं छिपा था। ली शोई समझ गया कि लू येहान की बातें आधी सच और आधी झूठ हैं। गरीबी शायद सच हो, पर मामला इतना भी आसान नहीं था। वैसे तो ऐसे अनजान लोगों को फौरन ऊपर रिपोर्ट कर देना चाहिए था, पर वो उसके खानदान का खून था, दादाजी के समय का रिश्तेदार। अगर वो उन्हें बाहर निकाल देता और उन्हें कुछ हो जाता तो मरने के बाद अपनों को क्या मुंह दिखाता। लेकिन अगर उन्हें रख लिया और वो सच में अमीर विलेन निकले तो गांव का मुखिया होने के नाते उसकी जान आफत में आ जाएगी। मैं भले ही सिर झुकाए था, पर तिरछी नजर से ली शोई का चेहरा देख रहा था। मैंने देखा कि उसकी भौहें तनी हुई हैं, मतलब वो असमंजस में है। मुझे आग में घी डालना होगा ताकि उसका शक दूर हो जाए। तभी घर के बाहर से एक तीखी औरत की आवाज आई। ली मुखिया जी, आप इन्हें मत रखिए, गांव के बाहर सब देख रहे हैं। ये तीनों तो मखमली हाथ वाले अमीर लोग लग रहे हैं, बस बचने के लिए हमारे गांव में छिपने आए हैं। ये सुनते ही लू येहान का चेहरा सफेद पड्डे डेच गया। गु वानली की तो टांगे ही कांप गई और वो गिरने वाली थी। ली शोई की नजर एकदम सख्त हो गई। उसने लू येहान को ऐसे देखा जैसे कोई शक हो। साफ था कि उस औरत की बात उसके मन में बैठ गई थी, पर मेरे मन को शांति मिली। मुझे इसी मौके की तलाश थी। लू येहान के कुछ बोलने से पहले ही मैं रोते हुए ली शोई के पास गया। मेरी आवाज में सिसकियां थीं। ली दादाजी, उसकी बात मत मानिए, हम अमीर नहीं है, हम वाकई में बेसहारा हैं। मैंने गेट के पास रखे अपने सामान को खोला। अंदर सिर्फ एक छोटी कपड़े, थोड़े सूखे शकरकंद और जंगली साग था। कहीं भी अनाज का एक दाना नहीं था। मैंने अपने छोटे हाथ ली शोई के सामने फैला दिए। हाथ गोरे तो थे, पर उनमें कई छोटे निशान थे जो मैंने कुछ दिन पहले खुद ही किए थे। ली दादाजी, आप ही देख लीजिए, मेरे हाथ भी मेहनत वाले हैं। मैं रास्ते में अपने बाप का सामान ढोता था, माँ के लिए लकड़ी बीनता था। मैं बिगद्दा हुआ अमीर बच्चा नहीं हूँ। हमारे बैग में बस ये सूखा खाना है। हमने 3 दिन से भरपेट खाना नहीं खाया है। मैं घुटनों के बल बैठ गया और कांपने लगा। ली दादाजी, मेरे बाप ने कहा था कि आप ही हमारे इकलौते अपने हो। हमें ऐश नहीं चाहिए, बस जीने के लिए एक जगह चाहिए। मैं सुअर पालने चला जाऊंगा, लकड़ी बीनने जाऊंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज हमें रख लीजिए। कु वानली भी घुटने टेक कर रोने लगी। ली मुखिया जी, विनती है आपसे। ली शोई ने घुटने टेके माँ और बच्चे को देखा, फिर मेरे हाथों के निशानों को देखा और अचानक बोला, उठो। उसकी नजर लू येहान पर टिकी, परखते हुए, पर शक थोड़ा कम था। तुमने जब खानदान की लिस्ट दी तो मैंने देखा तुम्हारी लिखाई अच्छी है। लू येहान सकपका गया, समझ नहीं पाया कि उसने अचानक ये बात क्यों बोली। मेरी आंखें चमक उठी। मैं जानता था ली शोई की इस बात का क्या मतलब है। बिल्कुल वैसे ही ली शोई ने आगे कहा, हमारे गांव का पुराना हिसाब रखने वाले की पिछली महीने टांग टूट गई। गांव के खाते किसी उलझी हुई रस्सी जैसे हो गए हैं। अगर तुम सच में रुकना चाहते हो तो गांव का हिसाब संभालो। पगार एक मजबूत मजदूर की आधी मिलेगी। तुम तीनों के खाने और रहने का इंतजाम गांव के पीछे पहाड़ के पास एक पुरानी लकड़ियों की झोपड़ी है। वो काफी सालों से खाली है। वो जगह अलग है, गांव से दूर, वहाँ कोई जाता नहीं। तुम लोग खुद ठीक कर लो तो वहाँ रह सकते हो। वो रुका, तीनों को गौर से देखा और आवाज सख्त हो गई। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हारी हालत के बारे में मैं ऊपर बता दूंगा। गांव की जांच का इंतजार करो। दूसरी बात, इस बीच तुम लोग चुपचाप काम करोगे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, अगर चालाकी की या तुम्हारी असलियत कुछ और निकली तो सबसे पहले मैं खुद तुम लोगों को गांव से बाहर निकालूंगा। ये सुनते ही आंगन के बाहर खड्डी आंटी वांग परेशान हो गई। दरवाजे पर हाथ रखकर चिल्लाई, ली सेक्रेटरी, आप इन्हें सच में कैसे रोक सकते हैं? अगर बाद में पता चला कि ये बड़े पैसे वाले हैं तो आप पर भी गाज गिरेगी। बाहर की बातें धीमी थी, पर एक एक शब्द मेरे कानों तक साफ पहुंच रहा था। बिल्कुल सही, ये रहने की परमिशन बस कुछ समय के लिए है। गांव वाले इतनी जल्दी हम पर भरोसा नहीं करेंगे। आगे का सफर
हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। ली शोई ने गुस्से में पीछे मुड़कर बोला, क्या शोर मचा रहे हो, सब जाओ यहाँ से। क्या मेरी बात की कोई कीमत नहीं है? आंगन में फिर शांति छा गई। मेरा मन एकदम साफ था। ये सिर्फ ली शोई का टेस्ट नहीं था, बल्कि हमारे परिवार के लिए इस गांव में टिकने की पहली सीढ़ी थी, और यहीं से मेरी कहानी की शुरुआत होती है। लू यीहान पूरी तरह हैरान था। उसे लगा था कि खेती करनी होगी, पर ये तो हिसाब संभालने का काम निकला। हालांकि वो जगह अलग थी, गांव से दूर। ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या यही वो छिपने की परफेक्ट जगह नहीं है? उसके चेहरे पर खुशी नहीं दिखी, बल्कि वो एहसान जताते हुए बोला, बहुत शुक्रिया ताऊ जी, बहुत शुक्रिया जो आपने हमें जगह दी। आप तो हमारे मसीहा हो। ली शोई ने हाथ हिलाया। चेहरा अब भी सख्त था। शुक्रिया बाद में कहना, पहले ही साफ कर रहा हूँ। रहना है तो गांव के नियम मानने होंगे। समझ गए, समझ गए, समझ गए। हम सब आपकी बात मानेंगे। लू यीहान ने सिर हिलाया। ली शोई उठ खड़ा हुआ, कोने से एक पुरानी लालटेन उठाई, उसे जलाया और बोला, चलो अंधेरा हो गया है, पहाड़ी रास्ता खराब है, मैं तुम लोगों को छोड़ आता हूँ। करीब 20 मिनट तक चलने के बाद ली शोई रुका। लालटेन की रोशनी को पास में करते हुए बोला, आ गए, यही है। मैंने रोशनी के पीछे देखा तो पेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी अकेले खड़ी थी। एक अजीब सी सीलन, सड़ी हुई लकड़ी और धूल की महक उस कमरे से आ रही थी। ये है वो जगह। गुवान ली ये सब देखकर कुछ बोल नहीं पाई। लू यीहान का चेहरा भी उतर गया। उसने मेहनत करने की तैयारी तो की थी, पर सामने ये देखकर उसका दिल बैठ गया। ली शोई ने उनके चेहरे के भाव को भांप लिया। चेहरा शांत रखा, पर मन ही मन राहत मिली। ये देखकर तो नहीं लगता कि ये लोग नाटक कर रहे हैं, उसने समझाया। ये घर एक पुराने शिकारी ने बनाया था। वो मर चुका है। घर काफी समय से खाली है। अंदर बस एक मिट्टी का बिस्तर है और कुछ नहीं। अगर रहना है तो खुद ठीक करना होगा। लकड़ी, पानी सब खुद पास की पहाड़ी से लाना होगा। उसने लालटेन लू यीहान को थमा दी। इसे तुम लोग रख लो, कल सुबह मैं गांव के किसी लड़के से खाना और सामान भिजवा दूंगा। लू यीहान ने लालटेन ली। उसके हाथ कांप रहे थे। ठीक है, ठीक है, सर पर छत मिल जाए यही बहुत है। बहुत शुक्रिया ताऊ जी, आपको बहुत कष्ट हुआ। ली शोई ने सिर हिलाया। एक बात और कही, रात को इधर उधर मत घूमना। पहाड़ी में भेड़ियां हैं, कुछ हो तो गांव की तरफ आग जला देना, हमें दिख जाएगा। ये बोलकर वो मुड़ा और अंधेरे में ओझल हो गया। ये हान, क्या हमें आज रात इसी जगह रहना होगा? गु वानली रोते हुए बोली। लू यीहान ने लालटेन ऊपर की, अंदर देखा। वानली डरो मत, उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा। बस एक पुरानी झोपड़ी तो है, हम खुद ठीक कर लेंगे। पुराने समय में जब मैं काम करता था तो घाट के घास पर सोता था। क्या वो दिन नहीं गुजरे? आज तो उससे बेहतर है। कम से कम सिर पर छत तो है। उसकी बात खत्म होते ही एक तेज हवा चली। छत की सूखी घास जोर से हिलने लगी। कुछ सूखी पत्तियां और धूल उसके सिर पर आ गिरी।